एवरीवन एंड वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एम। आज के इस लेक्चर में हम अपने मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के सीरीज़ के नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 26, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज़ ₹20 एंड द क्वांटिटी डिमांडेड एट दिस प्राइस इज़ यूनिट्स 200. If the price falls to ₹16 and the quantity demanded increases to 280 units, calculate the price arc elasticity. तो यहाँ पे हमें एक कमोडिटी की प्राइस दी है, वो है ₹20, और कहा गया है कि ₹20 में जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो है 200 यूनिट्स की, और जब इसकी प्राइस हम कम करते हैं, मतलब 20 से 16 कर देते हैं, तो हमारी डिमांड यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाती है 200 से 280 यूनिट्स। तो हमें यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करना है। तो प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है जो कि हमने पढ़ा है, EP इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन प्रीवियस क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस अपॉन प्रीवियस प्राइस P1। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? EP इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 डिवाइडेड बाई P1 माइनस P2 अपॉन P1। तो यहाँ पे Q1 हो जाएगा हमारा 20, Q2 हो जाएगा यहाँ पे Q1 हो जाएगा 200, Q2 हो जाएगा 280 अपॉन Q1 हो जाएगा 200, और नीचे प्राइस में अगर हम देखें तो P1 हो जाएगा 20 माइनस P2 हो जाएगा 16 अपॉन P1 क्या है हमारा? P1 है हमारा 20। तो इस तरह हम जब इक्वेट करके इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो आंसर B आएगा, दैट इज़ 1.5। तो यहाँ पे हमारी प्राइस इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी? 1.5। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन थ्योरी फेल्स टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ ऑप्शन नंबर ए सेल्फ सर्विंग मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर बी रिस्क, ऑप्शन नंबर सी अनसर्टेनिटी, और ऑप्शन नंबर डी स्लगिश ग्रोथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेल्फ सर्विंग मैनेजमेंट। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, the emphasis of managerial economics is on bonus theory, option number B normative theory, option number C system theory, और option number D accounting theory। इजी क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नॉर्मेटिव थ्योरी। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29, गिवन TRT माइनस TC अपॉन 1 प्लस I होल T द अबव फार्मूला में बी यूज़ फॉर। ये जो फार्मूला है वो हम कब यूज़ करते हैं, ये हमें यहाँ पे बताना है। ऑप्शन नंबर ए इज़ वैल्यू ऑफ द फर्म, ऑप्शन नंबर बी इज़ टू कैलकुलेट द कैपिटल बजटिंग, ऑप्शन नंबर सी प्रॉफिट, और ऑप्शन नंबर डी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वैल्यू ऑफ द फर्म। तो वैल्यू ऑफ द फर्म निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ द फर्म कैन बी डिफाइंड एज option number A the present value of the firm expected future net cash flow, option number B the present value of capital, option number C the future value of the firm asset, और option number D the future value of firm's capital and cash। इजी क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फर्म एक्सपेक्टेड फ्यूचर नेट कैश फ्लो। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31, the market demand function for a product is a statement of the relationship between the option number A quantity of the service, option number B quantity of the product demanded and all the factors that affect this quantity, option number C quantity of the product demanded and all the profit, or option number D product demand and cost। So the correct answer here is option number B quantity of the product demanded and all the factor costs that affect this quantity। Now moving to our next question, the line ACDG represents। तो यहाँ पे हमें बताना है कि ये जो लाइन है कौन सी लाइन, A से C तक
और डी से जी तक, ए सी डी और जी, ये जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ऑप्शन नंबर ए किंग्ड डिमांड कर्व, ऑप्शन नंबर बी मैनेजरियल रेवेन्यू कर्व, ऑप्शन नंबर सी कॉस्ट कर्व और ऑप्शन नंबर डी मैनेजरियल कॉस्ट कर्व। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। ठीक है, तो ये जो हमारी लाइन है ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को शो करती है। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्रोवाइड्स। ऑप्शन नंबर ए अ मेजर ऑफ द responsiveness of the quantity demanded to change in the price of the product, holding constant the values of all other variable in the demand function. Option number B a technical change in the goodwill of the firm, option number C a technical change in the cost of product और option number D the technical change in the value। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डायरेक्ट एक तरीके से देख लिया जाए तो डेफिनेशन ही पूछ लिया गया है, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताती है? अ मेजर ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट होल्डिंग कॉन्स्टेंट द वैल्यू ऑफ ऑल अदर वेरिएबल्स इन द डिमांड फंक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, विच स्टेटमेंट इज़ और आर ट्रू। इसमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है। ऑप्शन नंबर ए इफ़ डिमांड इज़ इलास्टिक अ प्राइस इंक्रीज विल लोअर टोटल रेवेन्यू एंड अ डिक्रीज इन प्राइस विल रेज द टोटल रेवेन्यू। ऑप्शन नंबर बी इफ़ डिमांड इज़ इलास्टिक द रिलेटिव चेंज इन क्वांटिटी इज़ लार्जर देन दैट ऑफ प्राइस, so as a given percentage increase in price causes quantity to decrease by a larger percentage, decreasing total revenue. Option number C if demand is inelastic a price increase will produce a less than proportionate decline in the quantity demanded, and option number D all of the above. So here the correct answer is all of the above, that is option number D is correct as all the three statements are true. Now moving to our next question, that is question number 35, elasticity of demand measures the, elasticity of demand क्या measure करता है? ऑप्शन नंबर ए responsiveness of sales to change in advertisement expenditure, ऑप्शन नंबर बी responsiveness of demand to change in supply of goods, ऑप्शन नंबर सी change in price due to change in demand और ऑप्शन नंबर डी change in demand due to change in taste of consumer। इजी क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सेल्स टू चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। वैसे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो मेजर करती है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन इट्स प्राइस, लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं है। सेम इसी को घुमा के ऑप्शन दिया गया है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सेल्स टू चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, विच इज़ कम्प्लीटली इन इलास्टिक डिमांड कर्व। तो कम्प्लीटली इन इलास्टिक डिमांड कर्व मतलब यहाँ पे जो इलास्टिसिटी है वो ज़ीरो डोनेट होनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको फाइंड आउट करना है। चार ऑप्शंस दिए हैं ए बी सी और डी। तो कम्प्लीटली इन इलास्टिक डिमांड जो है वो ऑप्शन नंबर ए में शो हो रहा है। तो यहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 37, विच इज़ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व हमारा कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी चार दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए में तो कोई डिमांड कर्व ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, अब जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व होती है हमने पढ़ा है दैट इज़ पैरेलल टू अवर एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। Now moving to our next question, that is question number 38, given EP of X percentage change in quantity Y upon percentage change in price X, the above relationship is
ऑप्शन नंबर ए आर्क क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, ऑप्शन नंबर बी कॉस्ट आउटपुट, ऑप्शन नंबर सी कॉस्ट प्रॉफिट और ऑप्शन नंबर डी कैपिटल बजट। तो ये इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस में आर्क क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 39 गिवन। तो एक यहाँ पे हमें ग्राफ शो किया गया है, द गिवन कर्व इज अ, तो इसमें जो कर्व दिए हैं वो क्या शो करते हैं? ऑप्शन नंबर ए मैक्रोस्टैटिक, ऑप्शन नंबर बी मैक्रो डायनेमिक्स, ऑप्शन नंबर सी कंपैरेटिव स्टैटिक और ऑप्शन नंबर डी कैपिटल बजट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्रोस्टैटिक। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे लिस्ट 1 में ऑथर दिए हैं और लिस्ट 2 में स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनको हमें मैच करना है। तो यहाँ पे 4 ऑथर्स दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए मार्शल, बी इज़ पिगू, सी इज़ फिशर एंड डी इज़ टी एफ डर्नबर्ग, और 4 स्टेटमेंट दिए हैं, हमें देखना है कि किसने कौन सी स्टेटमेंट दी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द लेबर एंड कैपिटल ऑफ अ कंट्री एक्टिंग ऑन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज प्रोड्यूस एनुअली अ सर्टेन नेट एग्रीगेट ऑफ कमोडिटीज़ मटीरियल एंड immaterial including services of all kinds. This is the true net annual income or revenue of the country or national dividend. ये जो स्टेटमेंट है ये मार्शल ने दी है। सेकेंड स्टेटमेंट देख लेते हैं, नेशनल इनकम इज़ द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव इनकम ऑफ द कमोडिटी इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स इनकम ड्रिवन फ्रॉम अब्रॉड विच कैन बी मेजर्ड इन मनी। तो पिगू ने ये स्टेटमेंट दी है। थर्ड इज़ the national dividend or income consists solely of services as received by ultimate consumers, whether from their material or from their human environments. Thus, a piano or a overcoat made from me this year is not a part of this year's income, but an addition to the capital. Only the service rendered to me during this year by these things are income. तो ये जो स्टेटमेंट है वो फिशर ने दी है। फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज डिफाइंड एज द मार्केट वैल्यू ऑफ द आउटपुट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो ये जो है स्टेटमेंट वो टी.एफ. डर्नबर्ग ने दी है। तो अगर हम इसके ऑप्शंस देख लें तो हमारा मैच करता है 1 2 3 4, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 नेशनल इनकम इज, ऑप्शन नंबर ए द नेट आउटपुट ऑफ कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज फ्लोइंग ड्यूरिंग अ ईयर फ्रॉम द कंट्रीज प्रोडक्टिविटी सिस्टम इन द हैंड्स ऑफ द अल्टीमेट कंज्यूमर, ऑप्शन नंबर बी द नेट इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी द नेट डिविडेंड और ऑप्शन नंबर डी द नेट डिप्रिशिएशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि बी सी डी इसके ऑप्शन है ही नहीं। तो नेशनल इनकम क्या होती है? द नेट आउटपुट ऑफ कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज फ्लोइंग ड्यूरिंग अ ईयर फ्रॉम द कंट्रीज प्रोडक्टिविटी सिस्टम इन द हैंड ऑफ अल्टीमेट कंज्यूमर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 42 विच इज़ द मेथड ऑफ मेजरिंग GNP। GNP को हम किस मेथड के थ्रू मेजर करते हैं? ऑप्शन नंबर ए एक्सपेंडिचर मेथड, ऑप्शन नंबर बी इनकम मेथड, ऑप्शन नंबर सी प्रोडक्ट मेथड और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो हम इन सभी मेथड से GNP को कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं, तो ये तीनों ही मेथड सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 43 GNP इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर ए wages, ऑप्शन नंबर बी GDP प्लस इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी GDP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और ऑप्शन नंबर डी GDP प्लस नेट डेप्रिशिएशन। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी GDP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो GNP का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 GNP, हमें यहाँ पे बताना है कि GNP क्या है। ऑप्शन नंबर ए
is the total measure of the flow of goods and services at market value resulting from current production during a year in the country including net income from abroad. Option number B is the total of cash, capital, production and gold. Option number C is the total capital और option number D is the total of the gold. अभी हमने ये क्वेश्चन किया है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज GNP is the total measure of the flow of goods and services at market value resulting from current production during a year in a country including net income from abroad. Now moving to our next question, that is question number 45. Which is correct statement about GNP? तो हमें GNP से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे चेक करना है. ऑप्शन नंबर ए, GNP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू GNP एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज. ऑप्शन नंबर बी, वेजेस प्लस डिविडेंड. ऑप्शन नंबर सी, GNP इज इक्वल टू कैपिटल प्लस एसेट्स माइनस डेप्रिशिएशन. ऑप्शन नंबर डी, GNP एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू GDP प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, दैट इज GNP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू GNP एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज. नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग. तो लिस्ट 1 में GNP दिया है और लिस्ट 2 में उसके फॉर्मूलेज दिए हैं, इनको हमें मैच करना है. ऑप्शन नंबर ए में दिया है GNP एट फैक्टर कॉस्ट. तो GNP एट फैक्टर कॉस्ट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? GNP एट मार्केट प्राइसेस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज. तो ए का ऑप्शन जो है वो 1 करेक्ट हो जाएगा. बी दिया है GNP एट मार्केट प्राइस. अब GNP मार्केट प्राइस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? GDP एट मार्केट प्राइस प्लस नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड. तो यहाँ पे बी का आंसर सेकंड सही हो जाएगा. नेक्स्ट इज GNP एज पर एक्सपेंडिचर मेथड. इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्राइवेट कंजम्पशन प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लस नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. तो सी का जो ऑप्शन 3 है वो सही हो जाएगा. डी अगर हम ऑप्शन देख लें तो GNP एज पर इनकम मेथड, इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट, that is wages and salaries plus rent plus interest plus dividends plus undistributed corporate profits plus mixed income plus direct taxes plus indirect taxes plus depreciation plus net income from abroad. तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, दैट इज़ 1, 2, 3 and 4. नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 47. NNP इज इक्वल टू, अब हमें बताना है कि NNP का फॉर्मूला क्या होगा. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया है GNP माइनस डेप्रिशिएशन. ऑप्शन नंबर बी GNP माइनस गोल्ड. ऑप्शन नंबर सी GNP माइनस डिविडेंड एंड ऑप्शन नंबर सी GNP माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए GNP माइनस डेप्रिशिएशन. नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 48. NNP at market price will be. अब NNP क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट. ठीक है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमें पूछा गया है. तो इसमें दिए हैं ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर ए GNP प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल. बी इज GNP एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिशिएशन. ऑप्शन नंबर सी GNP प्लस कैश एंड ऑप्शन नंबर डी GNP प्लस डिविडेंड. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज GNP एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिशिएशन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, NNP एट फैक्टर कॉस्ट विल बी. ऑप्शन नंबर ए NNP माइनस डेप्रिशिएशन. ऑप्शन नंबर बी कॉस्ट ऑफ एसेट. ऑप्शन नंबर सी डिविडेंड और ऑप्शन नंबर डी NNP एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, NNP एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज. नाउ मूविंग टुवर्ड अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, मैच द फॉलोइंग. तो इसमें हमें मैच करना है और करेक्ट कोड से उसको हमें उसका सही ऑप्शन हमें बताना है. नाउ लिस्ट 1 में दिया है NNP और लिस्ट 2 में दिया है फॉर्मूला. पहले देख लेते हैं ऑप्शन ए. तो NNP पर्सनल इनकम की हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको हम कैलकुलेट करते हैं
प्राइवेट इनकम से अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स को माइनस करके और इसमें से प्रॉफिट टैक्सेस को माइनस करके। तो हमें क्या करना है, प्राइवेट इनकम में से अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स को माइनस करना है, उसके बाद हमें प्रॉफिट टैक्सेस को हमें माइनस करना है। तो इस तरह हम पर्सनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। सेकंड इज डिस्पोजेबल इनकम। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करके। सी इज़ NNP एट फैक्टर प्राइस। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, NNP एट मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज़ को माइनस करके। और NNP को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, GNP में से डेप्रिसिएशन को डायरेक्टली माइनस कर दो। तो यहाँ पे एक बार हम लोग मैच करके देख लेते हैं। तो पर्सनल इनकम का फॉर्मूला हो जाएगा प्राइवेट इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स माइनस प्रॉफिट टैक्स। डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला हो जाएगा पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस। NNP एट फैक्टर कॉस्ट का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा NNP एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज़। और NNP का जो फॉर्मूला है वो होता है GNP माइनस डेप्रिसिएशन। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ 1 2 3 4। दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस के साथ। डू प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू क्लास एंड हैव ए नाइस डे।